तेरे मायके वाले हैं। ये लो, महारानी फिर से लग गई मोबाइल लेकर खुसर पुसर करने में। पता नहीं कैसे है इसके मायके वाले, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इसके मायके से फोन ना आता हो। भगवान ही मालिक है इसका, पता नहीं क्या बातें करती है रोज रोज। अरे भाई, अगर हो गई हो तेरी बातें तो जरा एक कप चाय भी पिलवा दो। जी माँ जी, अभी लाई। कुछ ही देर में पूर्ति एक कप चाय लाकर सास के सामने रख देती है। लो, 10 बार आवाज लगाने पर तो एक कप चाय बनाई है, और अब वो भी ऐसे सूखी सूखी रखकर चली गई। अरे कितनी बार बताना पड़ेगा कि खाली पेट चाय पीने से मुझे गैस बन जाती है। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तेरा। सॉरी माँ जी, मुझे ध्यान में नहीं रहा। मैं भी आपको बिस्किट लाकर देती हूँ। अरे रहने दे, अब क्या तू बिस्किट लाएगी? आधी चाय खत्म हो जाएगी बिस्किट आते आते। देख बहू, शादी के बाद ना हर समय पर टुनटुना कान पर लगाए रखेगी तो ऐसे ही हर बात में गलतियां करेगी तू। अरे भैया, ऐसी भी क्या अर्जेंसी रहती है जो हर रोज बातें करनी पड़ती है तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ जी। वो क्या है ना, मेरी बहन है ना मुक्ति, इसके लिए मम्मी पापा ने एक लड़का पसंद किया है। लड़का यहीं पास में रहता है, इसलिए सोच रहे हैं कि मुक्ति को दिखाने का काम हमारे यहाँ ही निपटा ले। बस उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्यों भाई? लड़का देखने दिखाने का जो प्रोग्राम है, अपनी मम्मी को बोलो अपने घर से निपटाए। एक तो पहले ही तेरा काम में मन नहीं लगता, और ऊपर से अब ये सब। तुझे तो बहाना मिल जाएगा काम ना करने का। अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो तुम। भाई क्या फ़र्क पड़ता है मुक्ति बिटिया के लिए अगर हम अपने घर पर लड़के को बुला लेंगे तो। और रिश्तेदार है वो लोग हमारे, उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इतना छोटा दिल मत रखो, थोड़ा सोच समझ कर बात कर लिया करो। बहू, कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम अपनी सास की बातों को मन से मत लगाना। इसकी तो आदत है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। ससुर की बात सुनकर पूर्ति अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें मुक्ति के रिश्ते के लिए अपने ससुराल बुला लेती है। लड़के वाले पूर्ति के ससुराल में आकर उसकी बहन मुक्ति को देखते हैं, लेकिन इस जगह रिश्ता पक्का नहीं हो पाता। अरे बेटा, निराश नहीं होते। देखो, शादी ब्याह तो संजोग की बात होती है। ऊपर वाले ने जहाँ जोड़ी बनाई होगी वहीं रिश्ता होगा। और हो सकता है मुक्ति बिटिया के भाग्य में कोई संजीव से भी अच्छा लड़का लिखा हो। हाँ, इसलिए यहाँ रिश्ता नहीं हो पाया। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। ठीक कह रहे हैं बाबूजी, हो सकता है इसी में हम सबकी भलाई होगी जो मुक्ति का रिश्ता यहाँ नहीं हुआ। दुख तो बस मुझे इस बात का है कि इस रिश्ते के कारण मैंने आप सबको भी तकलीफ दी और फिर भी बात जम नहीं पाई। अरे बेटा, तकलीफ की क्या बात है। तो अब इस घर की बहू है, तेरा इस घर पर उतना ही अधिकार है जितना कि तेरी सास का। और अधिकार की क्या बात है बेटा, ये घर ही तेरा है। अब तू ही बता, क्या तेरे मायके वाले तेरे घर आकर 2-4 दिन के लिए रुक नहीं सकते? आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं ही ना ज्यादा सोच रही थी। कुछ दिन बाद माँ जी, मुक्ति के लिए मेरे मामा जी ने 2-3 लड़के बताए और उन सभी लड़कों के घर यहीं आसपास में ही है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन को यहीं बुला लूं। बार बार उसे आना जाना नहीं पड़ेगा और हम आसानी से उसके लिए लड़का भी देखते रहेंगे। जैसे ही कहीं पर बात थोड़ी आगे बढ़ेगी तो मम्मी पापा को बुलाकर लड़के से मिलवा देंगे। अरे भाई, ये पूछने की फॉर्मेलिटी क्यों कर रही है? तुझे तो तेरे ससुर ने पहले ही खुली छूट दे रखी है, तो फिर मेरे सामने ये भीगी बिल्ली बनने का झूठा नाटक करने की कोई जरूरत ना है। बुला ले जिसे बुलाना है। और वैसे भी मैं मना कर दूंगी तो तेरे बाबूजी तो है ना मेरी बात काटने के लिए। मैं ही मना करके अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं? किसी तरह से तो अब इससे छुटकारा मिले। बुला ले अपनी बहन को। पूर्ति अपनी बहन को बुला लेती है और उसके बाद एक लड़के देखने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी कई लड़के देखने के बाद भी मुक्ति की शादी की बात कहीं पर भी पक्की नहीं हो पा रही थी। हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि रिश्ते के लिए ना हो जाती। बहू, आज शाम को मेरी सहेलियां आएंगी, उनके चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं इंतजाम कर दूंगी। शाम के समय सास मंथरा की सहेलियां घर पर आती हैं। अरे मंथरा, घर पर कोई मेहमान आया हुआ है क्या? तूने बताया नहीं, ये लड़की कौन है? अरे मेहमान क्या है, बहू की बहन है। इनके माँ बाप ने पिछले 1 महीने से हमारे सर मड़ी हुई है अपनी जिम्मेदारी। अरे भाई, पता नहीं कैसे माँ बाप है, कंवारी बेटी को बड़ी बेटी के ससुराल में भेजकर निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं। क्या बात कर रही है? तेरे कहने का मतलब है कि बहू की बहन पिछले 1 महीने से तेरे घर पर रह रही है? हाँ, अरे वो क्या है ना, इसके रिश्ते की बात चल रही थी यहीं पास ही के किसी लड़के के साथ। इस सिलसिले में आई थी, लेकिन एक के बाद एक न जाने कितने रिश्ते देख लिए, लेकिन इसका रिश्ता कहीं पक्का होता ही नहीं। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, कुछ तो कमी होगी ना लड़की में ऐसी जो लड़की वाले हर बार ऐसे रिजेक्ट करके चले जाते।
वरना ऐसा भी क्या है कि आधा दर्जन लड़के देखने के बाद भी लड़की का रिश्ता कहीं पक्का ना हो पाए। मंथरा जिस समय अपनी सहेलियों से ये बात कर रही थी, उसकी बहू पूर्ति चाय नाश्ता लेकर कमरे में अंदर आ रही थी। बहू को कमरे में आता देख मंथरा अचानक से चुप हो जाती है, लेकिन मंथरा के चुप होने से पहले ही पूर्ति सब कुछ सुन चुकी थी। पूर्ति को अपनी सास की बात और उसकी सोच पर बहुत दुख हो रहा था। सास की सहेलियों को चाय नाश्ता कराने के बाद पूर्ति अपने कमरे में आती है और छिपकर आंसू बहाने लगती है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मुक्ति को वापस भेज दिया तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मेरे ससुराल वाले मेरे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते, और अगर मुक्ति को यहीं रोक लिया तो इसमें मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी। अगले 1-2 दिन तो इसी उधेड़बुन में निकल जाते हैं। तभी दोपहर के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। पूर्ति बेटा, देख तो कौन आया है। लखनऊ से आपका भतीजा आया है, गोल्डी। अरे गोल्डी बेटा, तू तो बिना बताया आ गया। फोन कर देता तो तेरे लिए तेरी पसंद का कुछ बढ़िया सा बनाकर तैयार रखती ना। अरे बुआ, क्यों चिंता कर रही हो? जो बनाना है आप बना लो। आपको तो पता ही है मुझे खाने पीने का कितना शौक है। हाँ बेटा, तेरी पसंद नापसंद मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। पूर्ति बहू, ऐसा कह, गोल्डी के लिए सबसे पहले तो तू दूध में पत्ती लगाकर बढ़िया सी चाय बनाना, और नुक्कड़ से ना जाकर कचौड़ी और समोसे भी लेकर आ। अरे बुआ, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? देखो, आज शाम तक ही मैं यहाँ हूँ, उसके बाद तो हॉस्टल में जाकर मुझे वही उबला हुआ खाना खाना है। अब हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है ये तो आप जानती हो ना बुआ। अरे बेटा, जब तेरी बुआ यहाँ रहती है तो तुझे हॉस्टल का खाना खाने की क्या जरूरत है? देख, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, तुझे ना हमारे साथ इसी घर में रहना होगा। मैं तुझे किसी हॉस्टल में नहीं जाने देने वाली। बुआ की जिद करने पर गोल्डी उसके साथ ही उसके घर में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। पूर्ति भाभी, आज तो आप बढ़िया से आलू के पराठे बनाकर खिला दो, बहुत मन कर रहा है खाने का। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे इसे क्या दिक्कत होगी? जा पूर्ति, आलू के पराठे बना ला, और हाँ, सूखे सूखे पराठे लाकर मत रख देना, उसके साथ चटनी और बढ़िया सी अदरक वाली चाय भी बना लेना। और ऐसा कर, मक्खन निकाल ले फ्रिज से, पराठों के ऊपर एक टुकड़ा मक्खन का रख देना। मेरे गोल्डी को मक्खन बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी। अरे बड़ा संस्कारी बच्चा है ये। पूरा दिन इससे खाने के लिए ना पूछो ना तो पूरा दिन भूखा बैठा रहेगा, लेकिन मजाल है जो इसके मुंह से चू की भी आवाज निकल जाए। अरे भाई, सब संस्कारों की बात होती है। बच्चों को जैसे संस्कार दिए जाते हैं वैसे ही तो उनका व्यवहार होता है आने वाले समय में। धीरे धीरे गोल्डी को आए लगभग 1 सप्ताह होने को आया था। जिस दिन से गोल्डी आया था, लगभग हर रोज उसकी खाने के लिए कुछ न कुछ फरमाइश हुआ करती थी। कभी वो कुछ खाने की फरमाइश जाहिर करता तो कभी कुछ और। जहां पूर्ति की सास मुक्ति को दाल रोटी खिलाने के नाम पर भी तरह तरह के मुंह बनाया करती थी, वहीं अपने भतीजे गोल्डी की फरमाइशों को पूरा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। बल्कि वो खुद ही बहू को अपने भतीजे के बचपन के किस्से सुनाकर ये जाहिर करती कि गोल्डी उसका कितना लाडला है। पूर्ति ये भेदभाव साफ तौर पर महसूस कर रही थी, इसलिए बहाने बनाकर वो अपनी बहन मुक्ति को वापस मायके भेज देती है। बहन के जाने के बाद अब पूर्ति काफी हल्का महसूस कर रही थी। तुझे पता है बहू, कड़ी चावल तो बचपन से ही इसकी कमजोरी रहा है। कड़ी के नाम से मुंह में पानी आ जाता है इसके। ऐसा कर, तू आज ना कड़ी चावल बना देना, फिर अगले हफ्ते इसका जन्मदिन भी तो आ रहा है। पूछ ले जन्मदिन पर क्या खाएगा ये। इसके बर्थडे पर सब इसकी पसंद का ही बनाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं पूछ लूंगी। शाम के समय पूर्ति अपने देवर गोल्डी से उसकी पसंद के बारे में पूछती है। अरे भाभी, सब कुछ तो आप इतना बढ़िया बनाती हो, कुछ भी बना देना। अच्छा, मुझे ना आपसे थोड़ा काम है, आप मेरी हेल्प कर दोगे क्या? हाँ हाँ, कहो ना, क्या बात है? वो भाभी, थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, आप दे सकती हो क्या? कितने चाहिए? चाहिए तो ज़्यादा ही, लेकिन फिलहाल 2-3 हज़ार दे देंगी तो उससे भी काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये ना सीक्रेट रहना चाहिए आपके और मेरे बीच में, बाकी किसी को ये बात मत बताइएगा। देवर की बात सुनकर पूर्ति अपने कमरे में जाती है और उसे लाकर 2,000 थमा देती है। ये लो, पूरे 2,000, और चिंता मत करो, मैं घर में किसी को इन रुपयों के बारे में नहीं बताऊंगी। बस एक बात बताओ, आप इन रुपयों का करेंगे क्या? अरे भाभी, मेरा जन्मदिन है ना, तो सारे दोस्त पार्टी मांगेंगे, और मेरी जेब में तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, बस इसीलिए आपसे उधार मांग रहा था। जैसे ही पापा पैसा भेजेंगे मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। अरे भाई, सिर्फ 2,000 की तो बात है, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? कोई जरूरत नहीं है पैसे लौटाने की। पूर्ति के इतना कहते ही गोल्डी समझ गया था कि पूर्ति उस पर भरोसा करने लगी है। अब वो अक्सर ही बहाने से कभी 1,000 कभी 2,000 उससे ले जाता और बदले में यही कहता कि जैसे ही उसकी पॉकेट मनी आएगी तो वो पैसे लौटा देगा। लेकिन वास्तव में उसने आज तक पूर्ति का एक भी रुपया लौटाया नहीं था।
माँ जी आज मुझे एक शादी में जाना है, आप मेरी ज्वेलरी दे दीजिए ना। हाँ बेटा, अभी निकाल देती हूँ, तो आराम से पहन कर जा। पूर्ति की सास काफी देर तक पूर्ति के गहने तलाशती रहती, लेकिन उसके हाथ में कोई गहना नहीं लगता। पता नहीं कहाँ चले गए सारे गहने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो तेरे सारे गहने अपने लाकर में ही रखे थे। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ बहू। मैंने ऐसा कब कहा? कोई बात नहीं, हो सकता है उम्र के हिसाब से आपने कहीं पर रख दिया होगा और भूल गई होंगी, बाद में आपको याद आ जाएगा। पूर्ति अपने गहने लिए बिना ही लौट गई थी, लेकिन अब पूर्ति की सास के मन को चैन नहीं था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने पूर्ति के सारे गहनों को लॉकर में रखकर ताला भी लगाया था और उसकी चाबी वो हमेशा अपने कमरे में फूलदान के नीचे रखा करती थी। सारी उम्र बीत गई थी, लेकिन आज तक उसके कमरे से कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ था। आज पहली बार था जब घर में रखा हुआ कोई सामान अपनी जगह से गायब हो गया। अभी कुछ दिन पहले पूर्ति की बहन मुक्ति आई हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्ति ने मुझे गहने निकालते या रखते हुए देख लिया हो और फिर बाद में मौका पाकर मेरे सारे गहने लेकर रफू चक्कर हो गई हो। वैसे भी वो सचमुच अचानक से ही यहाँ से चली गई थी। बहू ने तो बार बार उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसी ने जैसे यहाँ ना ठहरने की कसम खा ली थी। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, ऐसे सीधे सीधे बहू से मुक्ति के बारे में पूछूंगी तो बहू को बुरा लग जाएगा। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद, अरे बुरा मानती हो तो मान ले, मेरे लाखों के गहने हैं, यूं ही तो जाने नहीं दूंगी। घर में कोई बाहर वाला तो आया नहीं, इसका मतलब हो ना हो गहने चोरी करने में इस पूर्ति की बहन मुक्ति का ही हाथ है। पूर्ति की सास यही समझ रही थी कि उसके गहने बहू की बहन मुक्ति ने चुराए हैं और गहने लेकर वो अपने घर लौट गई है। इसीलिए अगले दिन सुबह ही पूर्ति की सास घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है। मुझे तो पहले ही पता था। अरे शक्ल ही बता देती है कि इंसान के अंदर कितने संस्कार है। इतनी ही गुणी होती ना तेरी बहन तो 1 दर्जन रिश्ते देखने के बाद भी क्या कोई लड़का पसंद ना कर लेता उसे। जहां भी बात चलाओ हर जगह से इनकार हो जाता है। लड़के वाले भी ना लड़की की शक्ल देखकर उसकी चाल चलन भांप लेते हैं। वो तो भला हो लड़के वालों का कि बच गए बेचारे, वरना ये चोरनी जिसके घर में भी जाती ना उसके घर का तो फिर भगवान ही भला करता। पूर्ति की सास जो भी उसके मुंह में आ रहा था लगातार बोलती जा रही थी, जिसे सुनकर पूर्ति जोर जोर से रो रही थी। सास के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पूर्ति के ससुर भी वहां आ गए। मैं पूछता हूँ भाग्यवान, ये क्या तमाशा लगा रखा है? और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? जब देखो तब बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। अब क्या किया है उस बच्ची ने जो तुम सुबह सुबह पूरा घर सर पर उठा रखी हो? आपने तो मेरे खिलाफ बोलने की कसम खा रखी है। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपके। आप ही बड़े हिमायती बनकर आए थे ना कि हाँ हाँ बुला लो इस मुक्ति को, पता भी है क्या कांड करके गई है इसकी बहन। ऐसा क्या कर दिया उस बच्चे ने? 2 वक्त की रोटी तक तो तुम चैन से उसे खाने नहीं देती थी। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की तरह नजर गड़ा कर रखती थी उसके ऊपर। मैं भी तो जानू जरा क्या कांड कर दिया उसने। अरे मेरे पूरे के पूरे गहने साफ कर दिए उसने। आप कुछ बोलेंगे या साफ सूंघे आपको? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। सबसे पहले तुम अपने भतीजे को फोन लगाओ और ये पूछो कि वो कहाँ है और घर कब तक लौटेगा। अरे मैं पूछती हूँ, इस चोरी की घटना में मेरे भतीजे का नाम बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं आप? बचपन से पाला है उसे मैंने, हर बात का पता है मुझे उसके बारे में। मेरा भतीजा है वो, उसके संस्कार जानते हैं ना आप। बड़ी बड़ी बातें मत करो भाग्यवान, जितना कहा उतना करो। पति की बात सुनकर पूर्वी की सास अपने भतीजे को फोन लगाती है, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाता। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया ना उसने? उठाएगा भी नहीं, क्योंकि कल शाम को मैंने तुम्हारे भाई साहब को फोन किया था। तब तुम्हारे भतीजे के बड़े बड़े कारनामों के बारे में मुझे पता चला, लेकिन मैं जानता था कि तुमसे उसके बारे में कुछ भी कहूंगा तो तुम भरोसा नहीं करोगी, इसीलिए मैंने भी बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि चिनगारी मेरे ही घर पर चलेगी। तुम्हारा भतीजा ग्वालियर से अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर आया है और यहाँ कोई नौकरी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि किसी लड़के के साथ चक्कर है उसका। उसी के साथ आवारागर्दी करने के लिए हमारे घर पर आकर ठहरा हुआ था वो। बाबूजी, भैया तो मुझसे भी पैसे ले जाते थे और हर बार यही कहते थे कि मैं किसी को इन पैसों के बारे में ना बताऊं। माँ जी के लाडले भतीजे हैं, इसलिए मैंने उन्हें कभी भी पैसों के लिए मना नहीं किया। लगभग 12-15 हज़ार रुपये तो अब तक ले चुके होंगे मुझसे। अब ये मत कहना कि तुमने ही लाड़ में आकर अपने भतीजे को सारे गहने निकाल कर दिखाए थे। मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले मैं अपनी अलमारी ठीक कर रही थी ना, तो वो मेरे कमरे में आ गया।
बस उसी समय मैंने उसे गहने दिखा दिए थे। अब तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। लाखों रुपए के गहने थे, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। गहने तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे। परिवार का मामला है, पुलिस में भी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस घटना से तुम कुछ सीख लोगे, इतनी उम्मीद तो तुमसे कर ही सकते हैं। बाकी चलो, तुम्हारे भैया भाभी से मिलकर आते हैं। अब बेटों की हरकतों का खामियाजा माँ बाप को ही तो भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद पूर्ति की सास बहू के मायके वालों को देखकर मुंह टेढ़ा करना बंद कर देती है, क्योंकि अपने मायके वालों का वास्तविक चेहरा उसके सामने आ चुका था।